गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मिक्सचुरेशन के बारे में, पेज 297। कल हमने पढ़ा था रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन के बारे में। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन में तुम्हें याद होगा कि हमने एक रास नाम का पाथवे भी पढ़ा था, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। उस रास पाथवे में जो तीसरे नंबर पर एंजियोटेंसिन 2 बनता है, एंजियोटेंसिन 2 के अलग अलग टाइप के इफेक्ट्स होते हैं बॉडी में, जैसे कि वो एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन स्टिमुलेट करता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ एंजियोटेंसिन 2। इसका एक इफेक्ट ये है कि ये एड्रीनल मेडुला को स्टिमुलेट करता है और उसको क्या कहता है कि अब तुम सिक्रेट करो एल्डोस्टेरोन। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, इसकी वजह से रीअब्जॉर्प्शन सोडियम और वाटर का बढ़ जाता है। ये लिखा इन्होंने, देखो, एल्डोस्टेरोन कॉजेज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम द डिस्टल पार्ट्स ऑफ द ट्यूब्यूल। इसके अलावा ये अपने आप में एक वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर भी है। ये पहला काम इसका क्या हो गया, सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन। दूसरा काम इसका क्या हो गया कि ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर का मतलब क्या है, ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने वाला है, जिससे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाएगी। एक काम इसका ये भी है कि ये पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है कि अब एंटी डाययूरेटिक हार्मोन बनाया जाए, रिलीज किया जाए। तो इस तरह से इसके मल्टीपल इफेक्ट्स होते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे मिक्सचुरेशन की तरफ। मिक्सचुरेशन का मतलब होता है पासिंग ऑफ यूरिन, यूरिन को पास करना। और यूरिन इकट्ठा कहाँ होता है, सारे नेफ्रॉन्स जब यूरिन बना लेते हैं तो वो कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू जाता है यूरेटर में, और दोनों साइड के यूरेटर, दोनों किडनी से यूरेटर्स आकर यूरिन को कलेक्ट करते हैं यूरिनरी ब्लैडर में। अब यूरिनरी ब्लैडर जो होता है, यूरिनरी ब्लैडर के एंड पर प्रेजेंट होता है यूरेथ्रा, जहां से यूरिन बाहर की तरफ पास आउट होता है। वहां पर कुछ सर्कुलर मसल्स होती हैं जो कि हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल में होती हैं, जिनको कहते हैं स्फिंक्टर्स। तो SPHINCTER। और वो चूंकि यूरेथ्रल ओरिफाइस पर हैं, यानी कि यूरेथ्रा पर है, इसलिए उन्हें यूरिनरी स्फिंक्टर भी कहते हैं, है ना। स्फिंक्टर का मतलब हुआ सर्कुलर मसल्स जो कि एक ओपनिंग को गार्ड करती है, और जैसे वो मसल रिलैक्स हो जाएंगी वो ओपनिंग खुल जाएगी और अंदर से मूवमेंट बाहर की तरफ हो जाएगा, है ना। यानी कि मूवमेंट को रेगुलेट करने के लिए सर्कुलर मसल्स होती हैं बॉडी में, कई जगह और भी होती है। अब देखो, यूरिनरी ब्लैडर की जो वॉल होती है, सपोज ये वॉल है, इस वॉल के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स का मतलब है ऐसे सेल्स जो कि इस बात को मॉनिटर करेंगे कि क्या ये जो वॉल है यूरिनरी ब्लैडर की, कि क्या ये पूरी तरह से फैल चुकी है, यानी कि ये एक्सपेंड हो चुकी है। इस चीज को ये मॉनिटर करते हैं। और ये एक्सपेंड कब होगी, जब इस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन भर जाएगा पूरी तरह से। और जब वो भर जाएगा तो इसकी वॉल में मौजूद वो रिसेप्टर्स, यानी वो सेल्स जो कि इस चीज को मॉनिटर कर रहे थे, वो इन सिग्नल्स को भेजेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सपोज ये CNS तक इन्होंने सिग्नल भेजे। अब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम सिग्नल भेजेगा कि यहाँ पर जो यूरिनरी स्फिंक्टर है इसको रिलैक्स कर दिया जाए, यानी इन मसल्स को रिलैक्स कर दिया जाए, जिससे ये मसल खुल जाए और ये जो यूरेथ्रा है इससे यूरिन बाहर की तरफ पास आउट हो जाए। तो इस प्रोसेस को कहते हैं मिक्सचुरेशन, जिसमें कि यूरिन बाहर की तरफ पास आउट होता है। अब इसमें क्या है, कई बार देखो, स्फिंक्टर दो तरह के होते हैं। एक तो होता है जो कि वॉलेंट्री कंट्रोल में होता है और एक इनवॉलेंट्री कंट्रोल में होता है। ये जो स्फिंक्टर्स होते हैं इन पर कंट्रोल हमारा धीरे धीरे डेवलप होता है जैसे जैसे हम बड़े होते हैं। तो जो बच्चे होते हैं उनका इन पर कंट्रोल नहीं होता, इसलिए जैसे उनका यूरिन आता है वैसे ही एकदम से पास आउट हो जाता है। जो एडल्ट्स होते हैं वो उनको कंट्रोल कर सकते हैं, है ना, स्फिंक्टर्स को, वो जब चाहे तब रिलीज कर सकते हैं। यानी कि तुमने भी देखा हो कि हम यूरिन जब चाहते हैं वो तब रिलीज होता है ना। ऐसा नहीं कि वो जब बना तभी रिलीज हो। तो उसका कारण क्या है कि वो मसल्स हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल में है।
इसी तरह से जब ओल्ड एज आती है तब जाकर वो वॉलंटरी कंट्रोल धीरे धीरे हटने लगता है, तो उसमें भी वही स्थिति आती है जो कि बच्चों की होती है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स, क्योंकि छोटे बच्चों के अंदर जैसे ही बनता है वो वैसे ही रिलीज हो जाता है और उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है, इसलिए उसको रिफ्लेक्स कहते हैं। इसके बाद देखो क्या लिखा है, एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग एक्सक्रीट, लगभग दिन में कितना लीटर होता है, 1 से 1.5 लीटर यूरिन पास आउट होता है। डिपेंड करता है पर्सन के ऊपर, क्योंकि सारे ह्यूमन बीइंग्स एक जैसे तो नहीं होते और ना ही हर एक सीजन एक जैसा होता है, तो पर्सन टू पर्सन और सीजन टू सीजन ये वेरी करता है। यूरिन का कलर लाइट येलो कलर्ड है और एसिडिक उसका पीएच है, यानी 6 पीएच है उसका। उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है ना। वो स्मेल हमें कैसे पता लगती है, जैसे ही हम किसी पब्लिक यूरिनल में जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि वहां पर बहुत ही तेज स्मेल आती है, वो उसी यूरिन की स्मेल है। और वो ये स्मेल किस चीज की है, वो है यूरिया की। लिखा है देखो इन्होंने 25 से 30 ग्राम यूरिया एक्सक्रीट आउट होता है एक दिन में। कौन कौन सी कंडीशंस इफेक्ट करती हैं कैरेक्टरिस्टिक यूरिन की? यूरिन की कैरेक्टरिस्टिक जैसे कि उसकी स्मेल, उसका पीएच, उसका कलर, वो क्या कैसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से और माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी से इफेक्ट होती है। तो इसीलिए कई बार डॉक्टर को जब कुछ डायग्नोस करना होता है डिजीज, तो वो क्या कहता है, यूरिन टेस्ट भी लिखता है। देखो क्या लिखा है इन्होंने, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, अगर ग्लूकोज पूरी तरह से रीअब्सॉर्ब किडनी नहीं करती तो वो ग्लूकोज यूरिन में भी पास आउट होने लगता है। इस डिजीज को कहते हैं ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया यानी कि यूरिन में ग्लूकोज का प्रेजेंट होना, उसे ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। और कीटोनूरिया का मतलब है कीटोन बॉडीज का प्रेजेंट होना। और ये दोनों चीज यही बताती है कि हमारी जो किडनी है वो ठीक से काम नहीं कर रही। और ये किस चीज के इंडिकेटिव हैं दोनों, ग्लाइकोसूरिया और कीटोनूरिया? डायबिटीज मेलिटस के, डायबिटीज मेलिटस। और ये डायबिटीज मेलिटस कौन सा डायबिटीज है? ये वो डायबिटीज है जिसमें कि इंसुलिन कम सीक्रेट होता है और जिसकी वजह से ग्लूकोज का लेवल राइज हो जाता है ब्लड में। अब जब ब्लड में राइज हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि यूरिन में भी ज्यादा पास आउट होगा, है ना। तो ये होता है डायबिटीज मेलिटस। इसके अलावा एक डायबिटीज इंसिपिडस होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे हार्मोन वाले चैप्टर में। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन। रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स, दूसरे ऑर्गन्स का क्या रोल होता है? दूसरे ऑर्गन्स कौन से होते हैं जो इसमें अपना रोल प्ले करते हैं? एक तो लंग होता है जो कि वाटर CO2 के साथ साथ वाटर वेपर भी रिलीज करता है जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं, है ना। तो वो भी एक तरह का एक्सक्रीशन ही हुआ, क्योंकि हमारी बॉडी का वो मेटाबॉलिक वेस्ट है, CO2 और वाटर वेपर। इसके अलावा हमारी स्किन से निकलने वाली स्वेट, स्वेट क्या है? वाटर प्लस सोल्ट। ठीक है। इसके अलावा हमारी स्किन से वैक्स निकलता है जिसको सीबम कहते हैं, वो भी एक तरह का वेस्ट है। हमारे कान के अंदर से भी वैक्स निकलता है, उसको भी क्या कहते हैं? वो भी हमारा मेटाबॉलिक वेस्ट है। और देखते हैं इन्होंने क्या क्या बताया। अवर लंग्स रिमूव लार्ज अमाउंट्स ऑफ CO2 18 लीटर्स पर डे, यानी कि अगर CO2 को इसकी वॉल्यूम को लीटर्स में नापा जाए, जितनी हम एक दिन में रिलीज करते हैं तो वो 18 लीटर होगी। और सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज ऑफ वाटर एवरी डे, है ना। हम जो सांस छोड़ते हैं उसमें वाटर वेपर भी प्रेजेंट होती है। लिवर क्या रिलीज करता है? बाइल कंटेनिंग सब्सटेंसेस लाइक बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन्स, विटामिन और ड्रग्स। ये बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन मैंने एक बार बताया था कि ये हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन प्रोडक्ट हैं। और ये ब्रेकडाउन प्रोडक्ट जो बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन है, ये येलो कलर के होते हैं और ये एक्सक्रीट आउट भी होते हैं। इसी वजह से यानी कि एक तरह के मेटाबॉलिक वेस्ट है। और ये एक्सक्रीट आउट किस कौन से रास्ते से होते हैं? ये एलिमेंट्री कैनाल से होते हैं, है ना। तो इसीलिए अब इसमें देखो ध्यान देने वाली बात यह है कि हम लोग का जो एक्सक्रीटा होता है वो येलो कलर का इसी रीजन से, क्योंकि मेटाबॉलिक वेस्ट बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन येलो कलर के हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल जो हम खाने में लेते हैं या फिर स्टेरॉइड हार्मोन जो ज्यादा मात्रा में रिलीज हो जाते हैं, है ना, विटामिन और ड्रग्स जो ज्यादा मात्रा में ले लिए जाते हैं, ये सब भी एक्सक्रीट आउट कर दिए जाते हैं लिवर के द्वारा। लिवर का मेन फंक्शन हमारी बॉडी में होता है डिटॉक्सिफिकेशन।
यानी कि टॉक्सिक सब्सटेंसेस से मुक्ति दिलाना, डिटॉक्सिफिकेशन लिवर का मेन फंक्शन है। अब आती है स्किन की बात। स्किन में स्वेट और सिबेशियस ग्लैंड होते हैं। स्वेट ग्लैंड स्वेट बनाएंगे और सिबेशियस ग्लैंड सीबम बनाएंगे, जो कि एक तरह का क्या है, वैक्स होता है। Sweat produced by the sweat glands is a watery fluid containing sodium chloride, small amounts of urea, lactic acid, etc. तो ये सब चीजें स्वेट के थ्रू बाहर रिलीज हो जाती हैं। तो स्वेट क्या करता है, कूलिंग इफेक्ट देता है गर्मियों के दिनों में, क्योंकि जब वो इवेपोरेट होगा तो वो सरफेस को कूल डाउन कर देगा। इसके बाद सिबेशियस ग्लैंड स्टेरॉल्स, हाइड्रोकार्बन्स और वैक्सेस को सीबम के थ्रू एक्सक्रीट आउट करेंगे, प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग स्किन पर लगा देंगे। इसी की वजह से हमारी स्किन जो होती है कभी भी गीली नहीं होती, कुछ समय के बाद वो कैसी हो जाती है, सूख जाती है, मतलब वाटर उसके ऊपर ठहरता नहीं है, इसी वैक्सी लेयर की वजह से। स्मॉल अमाउंट्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट कैन बी एलिमिनेटेड थ्रू सलाइवा टू, है ना, ये भी जानकारी वाली बात है कि नाइट्रोजनस वेस्ट इस तरह से भी बाहर रिलीज हो सकते हैं। अब आती है बात डिसऑर्डर्स की, एक्सक्रीटरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर्स, कौन कौन से डिसऑर्डर्स इस एक्सक्रीटरी सिस्टम में हो सकते हैं। सबसे पहला बताया है यूरेमिया। यूरेमिया का मतलब है कि जब यूरिया ब्लड के अंदर इकट्ठा हो जाए, यानी कि किडनी ठीक से काम ना करे, तो उस चीज को कहेंगे यूरेमिया। और ऐसे केस में पेशेंट का क्या करना पड़ेगा, डायलिसिस, हीमोडायलिसिस इसे कहते हैं, क्योंकि पेशेंट की किडनी ठीक से काम नहीं कर रही। जब तक डोनर नहीं मिलता, किडनी डोनर, तब तक हमें उसका डायलिसिस एक निश्चित अंतराल पे करते रहना पड़ता है, नहीं तो ये यूरेमिया की जो स्थिति है कि यूरिया या नाइट्रोजनस वेस्ट इकट्ठा हो रहे हैं ब्लड में, वो घातक हो सकती है। उसका तरीका देखो क्या बताए, ब्लड ड्रेन फ्रॉम अ कन्वीनियंट आर्टरी इज पम्प्ड इनटू अ डायलाइजिंग यूनिट आफ्टर एडिंग एन एंटीकोएगुलेंट लाइक हिपैरिन। उसको एंटीकोएगुलेंट लाइक हिपैरिन क्यों ऐड करना पड़ता है, क्योंकि एयर के कांटेक्ट में आते ही ब्लड कोएगुलेट होने लगता है। यूनिट कंटेन्स coiled cellophane tube surrounded by a fluid dialyzing fluid having the same composition as that of plasma except nitrogenous waste। ये वाला जो डायग्राम है और ये जो डायलाइजिंग मशीन का कंस्ट्रक्शन है, ये तुम 10th क्लास में देख चुके हो, उसी को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। अब सेलोफेन मेम्ब्रेन जो है ट्यूब का, वो नाइट्रोजनस वेस्ट का मूवमेंट बाहर लेके आता है। जैसे सपोज करो कि ये ट्यूब आई पेशेंट की बॉडी से, उसकी आर्टरी से ब्लड की सप्लाई ली हमने, और ये आई इस डायलाइजिंग मशीन में, जिसके अंदर डायलाइजिंग फ्लूइड प्रेजेंट है ना, और अंदर आकर ये ट्यूब क्या हो गई, इस तरह से कॉइल हो गई, और फिर ये पेशेंट की बॉडी में जा रही है। इसके अंदर जो फ्लूइड भरा है उसको कहते हैं डायलाइजिंग फ्लूइड। अब ये जो ट्यूब बनी होती है सेलोफेन की, इसके अंदर से नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर की तरफ डिफ्यूज आराम से हो सकता है, ठीक है। और जब सारा नाइट्रोजनस वेस्ट डिफ्यूज हो गया इस ट्यूब में, तो अब ये जो ब्लड यहाँ पंप होता है, ये कैसा होता है, फ्री ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं, या हीमोडायलिसिस। पोरस मेम्ब्रेन, these substances freely move out thereby clearing the blood. The cleared blood is pumped back to the body through a vein after adding antiheparin। तो हमने इसमें पहले ऐड क्या किया था, हिपैरिन, जो कि कोएगुलेशन को रोक रहा था। इसके बाद ऐड कर देते हैं एंटीहिपैरिन, ताकि ये इस पहले ऐड किए हुए हिपैरिन को न्यूट्रलाइज करे, है ना, ऐसा ना हो कि वो फ्यूचर में कोएगुलेट ही ना हो ब्लड। इसके बाद दिस मेथड इज अ boon for thousands of uremic patients all over the world। इसका मतलब ये है कि यूरेमिक पेशेंट्स जो हैं, वो उनको जब तक डायलिसिस नहीं किया जाएगा तो ये प्रॉब्लम उनके लिए बनी रहेगी। इसके बाद है किडनी ट्रांसप्लांट्स इज द अल्टीमेट मेथड इन द करेक्शन ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर। किडनी ट्रांसप्लांट क्या है, देखो किडनी ट्रांसप्लांट क्या होता है। किडनी ट्रांसप्लांट का मतलब यह है कि पर्सन की किडनी ने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया, लेकिन डायलिसिस भी कब तक किया जाए, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, उसको एक सूटेबल डोनर की किडनी ट्रांसप्लांट कर देंगे, ठीक है। ऐसी किडनी
जो कि उसकी बॉडी के साथ मिसमैच ना हो, है ना। मिसमैच होगा तो बॉडी क्या कर देगी, उसको रिजेक्ट कर देगी। इसको किडनी ट्रांसप्लांट कहते हैं। रीनल फेलियर यानी कि किडनी फेलियर का मतलब है कि किडनी का जो काम है यानी कि नाइट्रोजनस वेस्ट को फिल्टर आउट करना है, वो काम वो ठीक से नहीं कर रही है। तो डोनर कैसा लिया जाता है, देखो लिखा है इसमें, क्लोज रिलेटिव होना चाहिए। और क्लोज रिलेटिव होने से क्या होता है कि टिश्यू का मिसमैच नहीं होता। देखो जैसे हम ब्लड को ट्रांसफर करने से पहले ब्लड ग्रुप मैचिंग करते हैं, उसी तरह से कोई ऑर्गन या टिश्यू ट्रांसफर करने से पहले टिश्यू की मैचिंग की जाती है, ताकि जो डोनेट किया गया टिश्यू है वो बॉडी के द्वारा रिजेक्ट ना कर दिया जाए। मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर्स हैव इंक्रीज द सक्सेस रेट ऑफ सच अ कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक। तो आजकल तुमने देखा ही होगा कि अब तो हार्ट ट्रांसप्लांट है ना, लिवर ट्रांसप्लांट, इसके अलावा किडनी ट्रांसप्लांट तो होता ही है, और रेटिना ट्रांसप्लांट, ये सब ट्रांसप्लांट होते रहते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक है। इसके बाद आता है रीनल कैलकुली। रीनल कैलकुली, रीनल कैलकुली का मतलब है, कैलकुली कैल्शियम से बना है ना, और रीनल का मतलब है रिलेटेड टू किडनी। रीनल एक एडजेक्टिव है जो कि किडनी के लिए यूज किया जाता है ना। तो कैल्शियम के स्टोन्स अगर बन जाएं किडनी के अंदर तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रीनल कैलकुली। स्टोन और इंसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट्स, ऑक्सलेट्स एक्सेट्रा फॉर्म्ड विद इन द किडनी आर नोन एज रीनल कैलकुली। इसके बाद आता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इसका मतलब क्या है, लास्ट में आइटिस आ गया, इसका मतलब ये क्या है, स्वेलिंग, है ना। और ग्लोमेरुलो का मतलब क्या है, ग्लोमेरुलस। अगर ग्लोमेरुलस में किसी कारण से स्वेलिंग हो जाती है इन्फेक्शन की वजह से, तो उसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं। तो ये थे डिसऑर्डर्स जो कि इस चैप्टर में एक्सक्रीटरी सिस्टम से जुड़े हुए दिए गए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर 20। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हो।